स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत हिंदी नाट्य साहित्य मेजर यह विषय है। यह इस प्रकार का एक प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी द्वारा लिखित नाटक पाठ्यक्रम में रखा गया है। समकालीन नाटककारों में शंकर शेष का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। समकालीन नाटककारों में शंकर शेष जी का महत्वपूर्ण स्थान है। शंकर शेष एक प्रसिद्ध भारतीय नाटककार, लेखक और सिनेमा कथाकार थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1933 को बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1981 को उनका निधन हो गया था। उन्होंने हिंदी में कई नाटक और उपन्यास लिखे हैं और उन्हें मुख्य रूप से एक नाटककार के रूप में पहचाना जाता है। उनके प्रमुख नाटकों में एक और द्रोणाचार्य, रक्तबीज और अरे मायावी सरोवर शामिल है। समकालीन नाटककारों में शंकर शेष का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पिता का नाम नागोराव तथा माता का नाम सावित्रीबाई था। शंकर शेष की आरंभिक शिक्षा बिलासपुर में हुई। शंकर जी बचपन से कुशाग्र थे। शालेय जीवन से ही कविता, कहानी लिखना प्रारंभ उन्होंने किया था। बिलासपुर में उन्होंने शालेय और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। तत्पश्चात हिंदी में ऑनर्स करने के लिए नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में प्रवेश लिया। नागपुर में अध्ययन के साथ अन्य दालन उनके लिए खुले रहे, जैसे कि आकाशवाणी पर कविताएं तथा वार्ताएं उनकी प्रसारित होती रही है। बीए ऑनर्स करने के बाद मध्य प्रदेश में सरकार की शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक बन गए। उनके बाद मॉरिस कॉलेज नागपुर में भी वे प्राध्यापक बने। 1958 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। नागपुर महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। शंकर जी ने मध्य प्रदेश में नौकरी करना बेहतर समझा। उन्हें रीवा में पदोन्नत किया गया। अध्यापन के साथ ही वे कविता, कहानी, नाटक लेखन में योगदान देते रहे। उसके बाद शहडोल मध्य प्रदेश के इस शहर में उनकी पदोन्नति हुई, किंतु शहडोल में पढ़ने लिखने का वातावरण नहीं था। छात्रों में पढ़ने के अलावा राजनीति में भी उनकी रुचि रही है। यहीं पर एक और द्रोणाचार्य की पृष्ठभूमि उनके मस्तिष्क में बनती रही है। बाद में वे मध्य प्रदेश अकादमी, भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई में राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे। शंकर जी का वाचन व्यापक था। न केवल हिंदी वरना मराठी, अंग्रेजी में उन्होंने बहुत पढ़ा। उनकी चिंतनशीलता उनके प्रत्येक नाटक में दिखाई देती है। वे स्वभाव से कर्मठ थे, मित्र पर जान छिड़कते थे। बच्चों के लिए पिता कम, मित्र अधिक थे। इस प्रकार एक कुशल प्रशासक, सफल नाटककार, कवि, कथाकार के रूप में शंकर शेष जी का व्यक्तित्व रहा है। उनका साहित्य परिचय बहुत लंबा है, जैसे कि उन्होंने कुल मिलाकर 23 नाटक लिखे हैं और 7 एकांकी संग्रह लिखे हैं। साथ ही बाल नाटक, अनुवादित नाटक, उपन्यास और पटकथाओं का भी उन्होंने लेखन किया है। एक और द्रोणाचार्य, यह उनका प्रसिद्ध नाटक है। यह एक मिथक पर आधारित नाटक है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक है, जो आधुनिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात और सामाजिक दबावों को दर्शाता है। यह नाटक महाभारत काल के
द्रोणाचार्य की कहानी को आज के एक प्राध्यापक प्रोफेसर अरविंद की कहानी के साथ समानांतर रूप से प्रस्तुत करता है, जो अपनी आदर्शवादिता और सिद्धांतों से समझौता करने के बीच फंसा हुआ है। इस नाटक में शिक्षक का संघर्ष प्रमुख रूप से उभरता है। एक और द्रोणाचार्य नाटक में पुराण कथा के माध्यम से आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत किया है। इसमें दो कथाएं हैं, एक पौराणिक तो दूसरी आधुनिक। ये दो कथाएं भी परस्पर पूरक है। पहली कथा महाभारत से संबंधित है, जिसमें आचार्य द्रोणाचार्य की कथा है। आचार्य द्रोण गुरु परंपरा के प्रतिनिधि है। आचार्य की पत्नी का नाम कृपि और पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। घोर दरिद्रता के कारण कृपि अपने बेटे को गाय के दूध की जगह आटे का दूध पिलाती है। घर की दरिद्रता से परेशान कृपि अपने पति द्रोणाचार्य को राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण करने के लिए मजबूर करती है। भीष्म पितामह के आग्रह और पत्नी की इच्छा के कारण द्रोणाचार्य गुरु पूर्णिमा के दिन राजपुत्रों को शिक्षा देने राजधानी पहुंचते हैं। द्रोणाचार्य आचार्य बनने से रोटी एवं कपड़े की व्यवस्था हो जाती है, साथ ही सम्मान भी उन्हें मिलता है और द्रुपद का बदला लेने की अभिलाषा भी उनकी पूर्ण होने की संभावना दिखाई देती है। सुविधा कहा जाता है कि सुविधा भोगी मनुष्य को अपाहिज बना देती है। साथ ही जब हम किसी से सुविधा का उपभोग लेते हैं, तब आदमी व्यवस्था का कठपुतली बना जाता है। सुविधा मनुष्य को असह्य और कठपुतली बना देती है। उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी व्यवस्था की कठपुतली बने हैं और अपनी स्वतंत्रता, स्वाभिमान, पहचान खो देते हैं और साथ ही साथ सत्य असत्य, धर्म अधर्म, संगत असंगत विचार छोड़कर सिर्फ व्यवस्था की पारंपरिक प्रतिष्ठा की रक्षा करना ही वे अपना एकमात्र कर्तव्य समझने लगते हैं। एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य के साथ छल कपट करके उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। उसके साथ ही द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्रहरण करने वाले कौरवों की निर्दयता तथा निर्लज्जता का विरोध भी द्रोणाचार्य नहीं कर सके। उनके बेटे अश्वत्थामा को लगता है कि उनके पिता द्रोण कौरव पांडवों के गुरु होने के नाते उन्होंने द्रौपदी वस्त्रहरण का विरोध करना चाहिए था, किंतु वे चुप बैठे रहे। सुविधा ने उनके भीतर के मनुष्य को नपुंसक बना दिया था, इसलिए वे न्यायपूर्ण प्रतिकार नहीं कर सके। नाटककार ने वर्तमान जीवन में यह प्रवृत्ति प्रोफेसर अरविंद को आधुनिक द्रोणाचार्य के रूप में पाया और प्रोफेसर अरविंद को आधुनिक द्रोणाचार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरी कथा आधुनिक काल से जुड़ी है, जिसमें अरविंद गुरु है। द्रोणाचार्य की जीवन वृत्तियों का साम्यता अरविंद की कथा में निहित है। अरविंद इस नाटक का प्रमुख नायक है। अरविंद के दो रूप यहाँ प्रस्तुत होते हैं। एक और अरविंद एक आदर्शवादी पात्र है, जो हर वक्त अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ उसे समझौता करने के लिए मजबूर करती है। वही दूसरी ओर वह एक सुविधाभोगी, समझौतावादी, आधुनिक शिक्षक के रूप में दिखाया गया है। अरविंद जिस कॉलेज में प्रोफेसर है, उस कॉलेज के अध्यक्ष के बेटे राजकुमार को नकल करते पकड़ लेते हैं। उस पर यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट न भेजने के लिए दबाव डाला जाता है। प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल बनाने का लालच, पत्नी लीला एवं मित्र यदु के आग्रह के कारण अरविंद प्रोफेसर से प्रिंसिपल बन जाते हैं। अरविंद को मजबूर होकर समझौता करना पड़ा, जिसके कारण माँ की बीमारी, विधवा बहन की लाचारी और बेटे का भविष्य था। सुविधा और सुरक्षा के आकर्षण से अरविंद
छात्र चंदू के पक्ष का गला घोटकर अपना राजमार्ग बना लेता है। प्रिंसिपल बनने के लिए उसने राजकुमार की रिपोर्ट दबा दी है। प्रिंसिपल बनने के बाद भी अरविंद विद्यार्थियों को सही न्याय देने और तटस्थ रहने में असफल रहे हैं। राजकुमार ने कॉलेज के बगीचे में ही अनुराधा नामक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद कठपुतली प्रिंसिपल होने से उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। अरविंद की इच्छा है कि राजकुमार पर पुलिस कार्रवाई हो, लेकिन प्रेसिडेंट उसे 15,000 रुपये के गबन के आरोप में जेल भेजने की धमकी देते हैं। अरविंद चुप बैठे रहे। परिणामतः अरविंद की बुजदिली के कारण अनुराधा ने खुदकुशी कर ली है। सब कुछ जानते हुए भी अरविंद सत्य को दरकिनार कर असत्य प्रेसिडेंट का साथ देता है। प्रेसिडेंट की कृपा भोगने के कारण अनुराधा के चिरहरण को वह नपुंसक बनकर सिर्फ देखते रहा है। नाटककार अरविंद के इस कार्य से आज के सुविधाभोगी शिक्षक सत्ता की गोद में बैठकर अपने लिए सुरक्षा का कवच कैसे ढूंढ रहे हैं, समझौते की संतानों को कैसे को जन्म दे रहे हैं। आज की पीढ़ी को भी इस बात का दुख है कि परंपरा में उस विद्रोह नहीं समझौता मिला है। कुल मिलाकर कहे तो प्रस्तुत नाटक में डॉक्टर शंकर शेष जी ने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं नैतिक असंगतियों का पर्दाफाश किया है। महाभारतकालीन द्रोणाचार्य और आधुनिक शिक्षक प्रोफेसर अरविंद दोनों कथाओं के माध्यम से नाटककार बुद्धिजीवी वर्ग की समझौतावादी वृत्ति पर पैना व्यंग्य करते हैं। इस कथानक से यह स्पष्ट है कि अरविंद द्रोणाचार्य का प्रतीक है, अर्थात वह आधुनिक काल का एक और द्रोणाचार्य है। इस प्रकार इस नाटक के माध्यम से शंकर शेष जी ने वर्तमान युगीन कई समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नाटककार का उद्देश्य है पौराणिक कथाओं के माध्यम से आधुनिक समस्याओं को उजागर करना और दर्शकों को व्यवस्था के विपरीत खड़ा होने और सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करना है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कमियों को भी इस नाटक के माध्यम से शंकर शेष जी ने सामने लाने की कोशिश की है। एक और द्रोणाचार्य डॉक्टर शेष द्वारा 1971 में यह नाटक रचा गया है। उन्होंने इस नाटक को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला पूर्वार्ध है और दूसरा उत्तरार्ध है। दोनों भागों में समस्या को जटिलता के साथ नाटककार ने प्रस्तुत किया है। प्रथम भाग में अरविंद व्यवस्था के आगे झुकना नहीं चाहता और अपने आदर्शों के आधार पर ही सारे फैसले लेना चाहता है, परंतु परिस्थितियों और आने वाले भयावह परिस्थितियों के भय से उन्हें अपने आदर्शों के साथ समझौता करना सिखा देता है। उसके बाद भी वो घुट कर जीता है, जो इस नाटक के उत्तरार्ध में दर्शाया गया है। इस प्रकार इस नाटक की कथा वस्तु में कई सारे मिथक, और एक तरफ मिथक है और दूसरी तरफ वर्तमानकालीन परिस्थितियाँ। इसके साथ ही एक उपकथा भी चलती है विमलेंदु की। विमलेंदु इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के आगे अपने आदर्शों के साथ खड़ा हो गया, परंतु उसे आखिर क्या मिला? आखिर उसकी यह व्यवस्था के खिलाफ जो भी जाता है उसकी हत्या हो जाती है। उसी प्रकार विमलेंदु की प्रेसिडेंट ने अपने गुंडों के माध्यम से हत्या की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में लगभग आज के शिक्षा क्षेत्रों की बुराइयों को व्यक्त किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह नाटक आज भी प्रासंगिक है। आज भी शिक्षा तंत्र में प्रोफेसर युद्ध और प्रोफेसर अरविंद जैसे लोग विद्यमान हैं। प्रेसिडेंट जैसे व्यापारी इसे एक व्यापार की तरह चला रहे हैं। इन परिस्थितियों ने हमारे देश का भविष्य पल रहा है। ऐसे में हमारा देश पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन कैसे हो सकता है? कहने का अर्थ है कि इस नाटक में जो भी प्रेसिडेंट है, कॉलेज के, महाविद्यालय के, कॉलेज का
वे अपने निजी लाभों के लिए राजनीति में हो, चुनाव में हो, उसका उपयोग करते हैं।